सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए भारत के द्वारा गठित किए गए पैनल पर। जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे सूडान के विषय में, क्योंकि सूडान को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है। समझेंगे आखिर पूरा मुद्दा है क्या। जो तीसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे एलसीए तेजस के विषय में, जिसे भारत अमेरिका को बेचना चाहता है। तो आइए इन्हीं तीनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के विषय। थोड़ा सा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को समझिए। वर्ष 1977 में विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने एक टारगेट फिक्स किया कि हमें क्या करना है, वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य को प्राप्त करना। सभी के लिए स्वास्थ्य का मतलब है कि चाहे कोई भी देश हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सब तक एक किफायती स्वास्थ्य सुविधा पहुंच सके, यह प्रयास किया, यह टारगेट फिक्स किया WHO ने। इसके लिए क्या जरूरत था? वैश्विक जो है कि एकजुटता की जरूरत थी। सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों की सहयोग की जरूरत थी। सभी ने अपना अपना प्रयास जरूर किया, लेकिन वर्ष 2000 तक हम इसको प्राप्त नहीं कर सके। उसके बाद इस टारगेट को हिस्सा बनाया गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का, और यह कहा गया कि ठीक है, हम इसको 2015 तक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी इसको हम लोग प्राप्त नहीं कर पाए। फिर उसके बाद इसको हिस्सा बनाया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, और अब हमने टारगेट फिक्स किया है कि वर्ष 2030 तक सभी तक हमें स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। तो सभी तक जो स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है, इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जिसकी परिभाषा मैं आगे बताने वाला हूं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से सभी तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए ही आपको पता है कि प्रत्येक साल 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के रूप में इसको हम मनाते हैं। तो प्रश्न आएगा कि आखिर ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है? क्या सभी तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंच को सुनिश्चित करना ही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है? तो इसका उत्तर होगा जी हां। अर्थात सभी व्यक्तियों और समुदायों को वित्तीय कठिनाइयों से पीड़ित हुए बिना, अर्थात वित्तीय अभावों का सामना किए बिना सब तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना ही क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ केयर है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका संवर्धन करते हैं, बीमारियों के रोकथाम का प्रयास करते हैं, बीमारियों के उपचार करने का प्रयास करते हैं, लोगों के देखभाल को सुनिश्चित करते हैं, और उन सभी कारकों पर हम ध्यान देते हैं जिससे स्वास्थ्य प्रभावित होता है या फिर हम स्वास्थ्य को और अच्छा कर सकते हैं। अर्थात यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है? एक व्यापक शब्द है जो कि अपने आप में कई प्रकार की सुविधाओं को समेटे हुए। यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो व्यक्ति बीमार हो सिर्फ उसको दवा मिल जाए। प्रयास ये करना है कि वो बीमार ही ना हो, अर्थात इसके लिए जरूरी जितने भी फैक्टर हैं उन सभी चीजों को अपनाना। अगर व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके पास हर तरह की दवा तक पहुंच का जो है कि विकल्प होना चाहिए, और स्वस्थ होने के बाद भी उसकी देखभाल का प्रबंध होना चाहिए। यह कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। विश्व के कम से कम आधी आबादी के पास आज भी क्या है, जो आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका कवरेज नहीं मिल पाता। और इसमें सबसे बड़ी जो बाधा आती है वो आती है गरीबी की। आपको पता है, एक तो गरीबी अपने आप में क्या है, एक दिक्कत है, एक समस्या है, एक चुनौती है। वहीं क्या होता है, आपने ये भी देखा होगा कि आपके चारों तरफ यह उदाहरण देखने को मिलता है कि अगर कोई परिवार गरीबी रेखा से भी ऊपर है, लेकिन उस परिवार में कोई व्यक्ति अगर गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो पूरा परिवार गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है, क्योंकि जो स्वास्थ्य सुविधाएं वह इतनी महंगी हैं कि हर व्यक्ति उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि
अगर हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं हैं भी तो वह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की परिभाषा में फिक्स नहीं बैठती। कारण यह है कि यूनिवर्सल परिभाषा जो हेल्थ कवरेज की वह यह है कि सभी तक जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह उनके जो है कि सुविधा के अनुसार या फिर उनकी वित्तीय जो उनकी सीमाएं हैं उससे परे होना चाहिए। अर्थात यहां पर गरीबी, वित्तीय अभाव जो है कि रुकावट नहीं आना चाहिए। वर्ष 2030 तक हमने क्या किया है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को उपलब्ध करवाने के लिए इसको, जैसा कि हमने बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 का इसको हिस्सा बनवाए और इसी के अनुरूप क्या करते हैं, सभी राष्ट्र अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर अर्थात यूएचसी है इसके अनुसार अपनी नीतियों को परिभाषित कर रहे हैं। तो जब क्या होगा, जब यह यूएचसी अर्थात यूनिवर्सल हेल्थ केयर आ जाएगा तो इससे क्या होगा, न सिर्फ जो मृत्यु की दर है, चाहे वह बच्चों का हो, माताओं बहनों का हो, हमारा आपका हो, तो मृत्यु का दर कम होगा, बल्कि हम क्या करेंगे, एक स्वस्थ मानव संसाधन का विकास कर सकेंगे और इससे क्या होगा, जो अभी वित्तीय अभाव, वित्तीय चुनौतियां स्वास्थ्य तक लोगों की पहुंच को रोकती हैं उसको हम दूर कर पाएंगे। जो यूएचसी का अर्थ है वो हम बता दूं, ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको निःशुल्क जो है कि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आपसे शुल्क जरूर लिया जाएगा लेकिन वह शुल्क इतना नहीं होगा कि आप दे ना सकें। जब क्या हो कि बहुत कम कीमत पर, न्यूनतम जो है कि कीमत पर क्या हो, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं आपके घर तक मिलने लगे तो ये समझिएगा कि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राप्त कर सकते। अब घर का मतलब ये नहीं है कि आपके घर पर एम्बुलेंस ही आएगी, आपको थोड़ा सा अपने एरिया में जाना होगा। लेकिन आपको पता है कि अगर आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ग्रामीण स्तर पर जो स्वास्थ्य का स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, जो प्राथमिक उपचार है कि अगर आपको जुकाम हुआ, सर्दी हुई, आपको हल्का फुल्का चोट लग गया तो उन्हीं का उपचार सुने चाहिए। अगर आपको कोई ऑपरेशन करवाना है, कोई गंभीर बीमारी है तो आपको शहर जाना पड़ता है। इसका मतलब चाहे भारत हो या विश्व के अन्य देश, अधिकांश देशों की कंडीशन यह है कि सभी देशों ने जो प्राथमिक स्वास्थ्य है जिसके अंतर्गत नॉर्मल चीजों को डील किया जाए, इसी पर ध्यान दिया है। जो द्वितीयक स्तर और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह अभी भी प्राइवेट सेक्टर के पास हैं और प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, वह वित्त के आधार पर, वह धन के आधार पर कार्य करता है। इसके वजह से क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति या परिवार का कोई एक व्यक्ति अस्पताल में पहुंच जाता है तो पूरा परिवार गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है। तो इसलिए यूएससी में यह प्रयास किया गया है कि जो सभी स्तर के स्वास्थ्य सुविधाएं, चाहे प्राथमिक स्तर हो, द्वितीयक स्तर हो या तृतीयक, उन सभी को क्या किया जाएगा, पहुंच सुनिश्चित की जाए और इसके लिए भारत भी प्रयास कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि यूएचसी अर्थात यूनिवर्सल हेल्थ जो है कि जो केयर का हमारा एक प्रोग्राम है, कवरेज का ये प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ दवाओं की सुनिश्चित नहीं करना, अस्पताल नहीं बनाना है, बल्कि हमें क्या करना है, पोषण को बढ़ाना है, लोगों तक जो है कि इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना है, उनको स्वच्छता प्रदान करना है, स्वच्छ पेयजल प्रदान करना है, जिससे क्या बीमारियां हो ही ना, वो भी इसके अंतर्गत क्या है, शामिल है। भारत ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राप्त करने के लिए आयुष्मान भारत योजना को 1 अप्रैल 2018 से पूरे देश में लागू किया। उद्देश्य यह था कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हों उनको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाए, जिससे वित्त का जो अभाव क्रिएट होता है वो ना हो पाए। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा है जिसके माध्यम से 50 करोड़ लोगों या फिर 10 करोड़ परिवार लोगों को क्या किया जाता है, यह जो है कि 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर प्रदान किया जाता है। भारत सरकार इसी तरह एक राष्ट्रीय जो है कि पोषण मिशन को भी संचालित कर रही है, जिसके तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण का ध्यान रखा जाता है। आपको पता है कि वर्ष 2014 में मिशन इंद्रधनुष भी चलाया गया था, जिसके तहत कई तरह के टीके लगाए जाते हैं। अब उन टीकों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई। उद्देश्य एक ही है कि हमें क्या करना है, बीमारियों से अपने आप को लड़ना है। दूसरा, आपने देखा कि पोषण
पोषण के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने क्या किया है, जो स्वास्थ्य बीमा भी उपलब्ध करवाया। तो कोशिश यही है भारत की कि जल्दी से जल्दी 2030 का जो हमारा टारगेट है हम उसको प्राप्त कर लें। हाल ही में भारत ने 10 वर्ष की अवधि में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से लैंसेट सिटीजन कमीशन के साथ मिलकर एक पैनल का भी गठन किया है। इसका उद्देश्य यह है कि जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के कार्यान्वयन में क्या किया जाए, सार्वजनिक सहभागिता सुनिश्चित की जाए और उसके लिए इस पैनल को क्या करना है, एक रूपरेखा का गठन करना है। इसमें कौन कौन शामिल है? इस पैनल में द लैंसेट शामिल है, लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट शामिल है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल किया। इन्हें क्या करना है कि अगले दशक में अर्थात 2020 से लेकर 2030 तक का जो समय है, इसमें जो यूएससी के लक्ष्य हैं उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए इनको क्या करना है, एक रोड मैप विकसित करना है। और यह जो रोड मैप बनाया जाएगा यह नागरिकों के लिए क्या हो, अच्छा हो, काफी व्यापक हो, अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने वाला हो, सुलभ हो, समावेशी हो, इसका इनको क्या करना है, रिपोर्ट देना है। यह जो पैनल है क्या करेगा, जमीनी सर्वेक्षण करेगा, सार्वजनिक परामर्श एकत्रित करेगा, ऑनलाइन चर्चा के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेगा कि कैसे हम यूएचसी को और बेहतर कर सकते हैं या उसके लिए क्या क्या करने की जरूरत है। इसमें 4 लक्ष्य जो है कि यूएचसी के लिए इस पैनल को दिए गए हैं। अर्थात ये जो पैनल है उसको 4 चीजों के तहत काम करना है। पहला यह है कि यूएससी के लक्ष्य को प्राप्त करने के सभी स्वास्थ्य चिंताओं को कवर किया जाए। अर्थात ऐसा ना हो कि यह पैनल ऐसा कर दे कि 2-4 बीमारियों के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट। कहा यह गया है कि हमें क्या करना है, यूएचसी के सभी टारगेट, चाहे वह स्वास्थ्य का स्तर हो, प्रतिरक्षा का स्तर हो, पोषण का स्तर हो, सफाई का स्तर हो, सभी पर इसको फोकस करना है। दूसरा, रोकथाम और दीर्घकालिक देखभाल पर प्रमुखता से ध्यान दिया जाए। यह प्रयास किया जाए कि जो बीमारियों का रोकथाम कैसे बेहतर किया जा सकता है और जो देखभाल है, अर्थात जो चाहे माताएं हों, बहनें हों या बुजुर्ग लोग हैं, उनके देखभाल के लिए हमारे पास क्या विजन होना चाहिए, ये भी इस पैनल के एजेंडे में शामिल किया गया। इसके साथ साथ तीसरा जो टारगेट उनको दिया गया है, सभी स्वास्थ्य लागतों के लिए वित्तीय सुरक्षा की प्रदान की। अर्थात जो भी स्वास्थ्य लागत है उसके लिए फंड कहाँ से आए, कितना फंड रखा जाए, कितनी चीजें फंड में कितनी चुनौतियों का सामना करते हुए लोगों तक की सुविधा उपलब्ध करवाया जाए, इसका भी इसको रोड मैप बनाना है। प्रयास यह करना है कि जो गरीब लोग हैं या जो महंगे स्वास्थ्य सुविधाओं को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनका भी जो चिंता है उनको ध्यान रखा जाए। इसी के साथ साथ एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करना है इस पैनल को जो सभी के लिए क्या है, समान गुणवत्ता और लाभ दे सके। अर्थात इसमें अमीर गरीब, शहरी और जो है कि ग्रामीण क्षेत्र या फिर जो मेट्रोपोलिटन सिटी होती हैं और जो रिमोट एरिया होते हैं उसमें अंतर ना रह जाए। हालांकि देखिए टारगेट उसको बहुत अच्छे दिए गए हैं, लेकिन आपको पता है कि जैसा कि हमने बताया कि हमारे यहाँ का जो ग्रामीण या क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य का स्तर है उसमें प्राथमिक क्षेत्र को ही ध्यान दिया गया है। तो अगर यह पैनल कोई अच्छी रिपोर्ट भी देता है तो उससे हम यह नहीं मान सकते कि तुरंत कायाकल्प हो जाएगा, क्योंकि भारत में द्वितीयक और तृतीयक स्तर के जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, चाहे आप ऑपरेशन को ले लीजिए या बड़ी बीमारियों से का जो चिकित्सा उपचार ले लीजिए, कोई टेस्टिंग ले लीजिए, ये सभी क्या है अभी हमारे यहाँ उपलब्ध बहुत बेहतर नहीं है। वहीं हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य का पूरा स्ट्रक्चर बना है, इसमें आपको पता चलेगा कि निजी क्षेत्र का योगदान काफी है और जो निजी क्षेत्र है वह क्या है, अभी भी वित्त से जुड़ा हुआ है, तो यह भी एक चुनौती होगी। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ जो उपचार है, उपचार को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन हमें क्या करना है, उन महत्वों, उन कारकों पर भी फोकस करना है जिससे बीमारी हो ही ना। हालांकि ये जितना भी सभी चुनौतियां हैं, ये जो है कि पैनल जो बनाया गया है उसके सामने होंगी। उम्मीद कर सकते हैं कि क्या करे, यह यूएससी के लिए एक बेहतर मॉडल प्रस्तुत करे जिससे सभी का विकास हो सके। आइए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर जो कि सूडान से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा सूडान का आप मैप देख लीजिए, यह आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए सूडान को अगर देख पा रहे हैं तो रेड सी के बगल में आपको दिखाया गया है। इसके नॉर्थ में देखेंगे तो इजिप्ट है और उसके उत्तर और पूरब में देखेंगे लीबिया, पश्चिम में देखेंगे चाड दिखाई देगा, साउथ में देखेंगे तो इससे अलग हुआ एक देश बना है साउथ सूडान, हुआ आपको दिखाई देगा। बाकी इथोपिया है, अन्य जो क्षेत्र हैं वो आपको दिखाए गए हैं। 1950 के दशक में अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित देश
सूडान को क्या हुआ था, आज़ादी मिली थी। आज़ादी कब मिली थी? 1 जनवरी 1956 को, और ब्रितानी साम्राज्य से क्या हुआ था, आज़ाद हुआ। यह जो सूडान शब्द है इसका अर्थ होता है काले लोगों का देश, अर्थात यहाँ के जो लोग हैं उनका कलर क्या होता है, काला होता है। तो जब यह देश आज़ाद हुआ तो यह उम्मीद की जा रही थी काफ़ी कुछ अच्छा होगा, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड था उसमें कई प्रकार की जटिलताएं यह थी कि 18वीं सदी में पूरे सूडान पर मिस्र ने शासन किया था, और इस वजह से सूडान के उत्तरी हिस्से में जो बहुसंख्यक आबादी थी वो मुस्लिम थी, जबकि ब्रितानी साम्राज्य जब आया तो वह दक्षिण की ओर उसने अपना फोकस किया, और वहाँ की जो संख्या थी, बहुसंख्यक जो संख्या थी, वह जो है ईसाई समुदाय से थी। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ, उत्तर में जो है कि मुस्लिम समुदाय, दक्षिण में जो है कि ईसाई समुदाय। खैर, धार्मिक आधार पर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हुआ क्या था कि जो उत्तरी सूडान का विकास है वह ज़्यादा हुआ था, दक्षिणी सूडान का विकास नहीं हुआ, इसलिए गृह युद्ध की संभावनाएं ज़्यादा थी, और ऐसा ही हुआ है। उत्तरी सूडान के लोग, जिसमें से अधिकांश मिस्र से आए लोग थे, दक्षिणी सूडान से लोगों को अपना दास बनाकर अपने पास लाते थे, और जो वहाँ पर विकास का स्तर था वह दक्षिण में कम था। इसकी वजह से असंतोष था, और इसी के कारण जैसे ही यह देश आजाद हुआ यह गृह युद्ध में प्रवेश कर गया। तो धार्मिक कारण भी थे, जो है कि विकास भी कारण थे, और इसका एक ऐतिहासिक भी कारण था, और ऐतिहासिक कारण यह था कि जो मिस्र था वह दक्षिण के लोगों को दास के रूप में देखता था। इन सब चुनौतियों की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो है कि गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। गृह युद्ध चलता रहा, और 1969 में यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट हो गया, और उसके बाद जाफर मोहम्मद निगेरी यहाँ के राष्ट्रपति बने, और उन्होंने यहाँ पर 1985, यहाँ पे 1935 गलत टाइप हो गया, माफी चाहता हूँ, 1985 तक शासन किया। फिर से यहाँ पर क्या हुआ, 1989 में क्या हुआ, ब्रिगेडियर उमर हसन अल बशीर ने तख्ता पलट कर दिया, और फिर क्या कर लिया, सत्ता अपने पास रखी। कुल मिलाकर मैं यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज़ादी के बाद गृह युद्ध, तख्ता पलट और सैन्य संघर्ष और जो राजनीतिक जो स्थिरता है वह यहाँ पर दिखाई नहीं देती। संघर्ष दिखाई देता है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, और कई प्रकार के असंतोष दिखाई देते हैं। ऐसे समय में क्या करना था, सूडान को आगे बढ़ना था। 1970 के दशक में यहाँ पर एक नई चुनौती आ गई। हुआ यह कि तेल की खोज हुई, और इसके जो अधिकांश भंडार थे वह दक्षिणी सूडान में थे। तो अब जो उत्तरी सूडान के संपन्न लोग थे वह चाहते थे कि उस पर हमारा नियंत्रण हो, वहीं दक्षिणी सूडान के लोग चाहते थे चूंकि हमारे यहाँ तो विकास ही नहीं हुआ, इसलिए पहला हक हमारा होना चाहिए। खैर, संघर्ष चलता रहा, और इसमें जो एक अंतिम पड़ाव आया हुआ आया वर्ष 2011 में, और यहाँ पर वर्ष 2011 में दक्षिण सूडान में एक जनमत संग्रह करवाया गया। इस जनमत संग्रह में लोगों को यह फैसला लेना था कि क्या दक्षिणी सूडान की यह लोग चाहते हैं कि वह अलग देश के रूप में रहें, या फिर उत्तरी सूडान के साथ, या फिर जो उस समय तो केवल सूडान ही था उसका हिस्सा रहे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य हो गया कि 99% लोगों ने कहा कि नहीं, हम आज़ाद होना चाहते हैं। ऐसा क्यों कहा उन लोगों ने? क्योंकि इनका शोषण होता आया था, विकास की मुख्य प्रक्रिया से ये बाहर रहे थे। खैर, यह देश आज़ाद हुआ। प्रश्न आएगा कि आखिर यह देश, हम अभी पूरी कहानी आपको अब क्यों बता रहे हैं, क्यों चर्चा में बना हुआ? तो इस चर्चा की जो शुरुआत होती है वर्ष 2019 से होती है। वर्ष 2019 में सूडान में सूचना आई कि सूडान की राजधानी खार्तूम में विरोध प्रदर्शन के दौरान अर्धसैनिक बलों ने खूनी तांडव मचाया है, और 100 से अधिक लोग मार दिए गए। तो यहाँ पर मुद्दा आया कि क्या सूडान अभी भी लोकतांत्रिक देश नहीं बन पाया? तो जी हाँ, नहीं बन पाया है, अभी भी वहाँ पे हिंसा जो है कि जारी। यहाँ पर इसी समय सूचना आई कि 70 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हुई, और वह भी एक ऐसे प्लेस पर जहाँ पे कि विरोध प्रदर्शन हो रहा था। सितंबर 2020 में सूडान ने अपनी छवि को अच्छा करने के लिए कहा कि हम क्या करते हैं, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करते हैं। अक्टूबर 2020 में क्या हुआ है कि सूडान ने क्या किया है, इजराइल के साथ शांति समझौता किया, और इस तरह से इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की उसने प्रतिबद्धता व्यक्त की। और ये जो पूरा समझौता हुआ है वह अमेरिका के वॉशिंगटन ब्रोकेट समझौता के तहत हुआ है। वॉशिंगटन ब्रोकेट डील को ध्यान रखिएगा, क्या है यह? वह डील है जिसके तहत समझौता हुआ है, किसके तहत? सूडान और इजराइल। स्वाभाविक अमेरिका की इसमें भूमिका थी। तो इजराइल के साथ इससे पहले आपको पता है अगस्त 2020 में यूएई ने शांति समझौता किया, सितंबर में बहरीन ने समझौता किया। अभी 2 दिन पहले आपको सूचना मिली होगी कि अभी जो है कि इजराइल के साथ भूटान ने भी समझौता किया। उसी
उसी कड़ी में सूडान ने जब ऐसा किया तो सूडान को दरअसल एक चीज की लालच थी। लालच ये थी कि अमेरिका ने क्या कर रखा है, इसको ब्लैक लिस्ट में शामिल कर रखा है और अमेरिका यह कहता आया था कि अगर तुम क्या करते हो, समझौता हमारे हिसाब से कर लेते हो तो हम तुमको ब्लैक लिस्ट से बाहर कर दें। प्रश्न आएगा कि आखिर कौन सा ब्लैक लिस्ट? तो हुआ क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने औपचारिक रूप से सूडान को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की एक सूची बना रखी है और इस सूची से अब क्या किया है, 27 साल बाद सूडान को बाहर कर दिया। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप सूडान से बार बार कहते आ रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे यहाँ जो मानवाधिकार का मुद्दा है, तुम्हारे यहाँ जो असंतोष है, वह एक अलग मुद्दा है, लेकिन तुम क्या करो, इजराइल को मान्यता दे दो, उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लो, हम तुमको ब्लैक लिस्ट से हटा लेंगे। और यह कौन सा ब्लैक लिस्ट है? यह है आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची से, जिससे अब अमेरिका ने इसको हटा लिया। और यह जो घोषणा हुई है 14 दिसंबर को सूडान की राजधानी खार्तूम में की गई। प्रश्न आएगा कि आखिर इसको शामिल ही क्यों किया गया था इस सूची में? तो हुआ यह था कि अमेरिकी सरकार ने 1993 में सूडान को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में शामिल किया था और आरोप यह लगाया गया था कि सूडान की अल बशीर सरकार आतंकवादी समूहों का समर्थन करती है। इस सूची में डालने के बाद सूडान तकनीकी रूप से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण नहीं प्राप्त कर सकता था और सूडान यह कह रहा था कि हमें काफी इससे दिक्कत हो रही है। अब 3 देश अभी भी इसमें शामिल हैं, ईरान है, उत्तर कोरिया है और सीरिया अभी भी क्या है, आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में बने हुए हैं। अब अमेरिका ने अक्टूबर में ही सूडान को उसके द्वारा पोषित आतंकवाद से प्रभावित अमेरिकी नागरिकों को मुआवजा देने के बदले आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची से हटाने की बात कही थी। और सूडान की नई सरकार ने 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावास को सशस्त्र समूहों द्वारा किए गए हमले के पीड़ित और उनके परिवारों को $335 मिलियन के भुगतान करने के लिए सहमत हो गई थी। अर्थात ये जो घटना हुई थी 1998 में, उसमें चूंकि पहले से यहाँ पर आतंकवाद की घटनाएं थी, तो उसके में जो परिवार जो पीड़ित हुए थे उनको मुआवजा देने के लिए सहमत हो गया। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात वह है कि इजराइल का मुद्दा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इजराइल के कहने पर और इजराइल और साथ ही साथ अमेरिका के सहयोग से संभव हो पाए। कुल मिलाकर अब क्या हो चुका है, सूडान इससे बाहर आ चुका है। लेकिन सूडान को इससे बाहर आ जाने से अभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, संस्थान है, उनका ये कहना है कि अमेरिका ने भले ही अपनी इस सूची से सूडान को बाहर कर दिया हो, लेकिन जैसा मैंने ऊपर घटनाएं बताई कि मानवाधिकार का हनन अभी भी इसके द्वारा किया जाए। खैर, आखिर प्रश्न आएगा कि आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची है क्या? तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं अमेरिका के, उनके द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के कृत्यों के लिए बार बार सहायता प्रदान करने वाले देशों को निम्नलिखित 3 कानूनों के अनुसार आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में रखा जाता है। पहला है निर्यात प्रशासन अधिनियम की धारा 6 का ऑब्लिक जो है कि जे सेक्शन। दूसरा है शस्त्र निर्यात नियंत्रण अधिनियम की धारा 40 और उसके साथ ही विदेशी सहायता अधिनियम की धारा 620 का ए। अब ये जो तीनों अधिनियम की धाराएं हैं, यह कहती हैं कि चाहे शस्त्र का निर्यात हो या फिर जो है कि निर्यात प्रशासन हो, अर्थात जो है कि प्रशासन का जो है कि आतंकवाद में भूमिका हो, या फिर कोई आतंकवादी संगठन है और उसको कोई देश विदेशी सहायता या कोई देश सहायता उपलब्ध करवाता है, तो इन 3 आधारों के तहत क्या किया जाता है, अमेरिका यह कहता है कि उस पर हम प्रतिबंध लगाते हैं और वो प्रतिबंध लगाकर देशों को इसी सूची में रख देता है। इस सूची में रखने का मतलब है कि उसको जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय जो कारोबार होते हैं वह प्रभावित होते हैं, क्योंकि उसके साथ फंडिंग का लेन देन करने का मतलब है कि आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो और उसके ऊपर भी अमेरिका क्या कर सकता है, सैंक्शन लगा सकता है। और इसी के कारण क्या हुआ है, यह जो है कि सूची बनाई गई है। इसमें ईरान, उत्तर कोरिया और सीरिया अभी भी क्या है, सूची में बने हुए। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर और वह है LCA तेजस के विषय में। ये देखिए आपके स्क्रीन पर LCA तेजस को दिखाया गया है। ये देखने में खूबसूरत है लेकिन घातक भी है। थोड़ा सा समझते हैं। तेजस भारत द्वारा विकसित हल्का लेकिन अनेक विशेषताओं से युक्त लड़ाकू जेट विमान है। इसका जो पूरा नाम है वह है LCA अर्थात लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस।
तेजस का जो ढांचा है वह कार्बन फाइबर से बना है, जिसके वजह से अन्य विमानों की तुलना में हल्का है। इसी के लिए बोला जाता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसकी सैन्य क्षमता कमजोर है। सैन्य क्षमता अन्य फाइटर जेट की तरह से है और ये फोर्थ जनरेशन के सबसे अच्छे फाइटर जेट में एक माना जाता है। भारत में इसका विकास 1980 के दशक में हल्का युद्धक विमान बनाने का जो कार्यक्रम हुआ था उसके तहत इसको प्रारंभ किया गया था। हालांकि इसको जो अनुमति मिली थी 1993 में मिली थी और मई 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नाम तेजस रखा था। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है और यह न सिर्फ त्वरित और प्रभावी हमला करने में सक्षम है, बल्कि निशाना भी जो इसका होता है वो अचूक होता है। इसके साथ ही साथ इसको जो है कि कई प्रकार की विशेषताओं से संपन्न किया गया। इन्हें भारतीय वायुसेना के एस्क स्क्वाड्रन में फ्लाइंग बुलेट के नाम से जाना जाता है, अर्थात ऐसा बुलेट जो कि अचूक है, अर्थात जिसका निशाना लगने ही वाला है, कहीं उसका टारगेट जो है कि इससे मिस नहीं हो सकता। इसकी जो गति है लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। एक बार में यह 3850 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। प्रश्न आएगा कि मैं विशेषताएं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन्हीं विशेषताओं को दिखाते हुए अमेरिका को भारत ने कहा है कि आप हमसे ये खरीद सकते हो। इसकी जो लंबाई है वह लगभग 13.2 मीटर है, ऊंचाई 4.4 मीटर है, अर्थात एक परफेक्ट जो विमानों का एक आइडियल जो कंडीशन है उसको ये पूरा करता है। इसका जो वजन है लगभग 13,500 किलोग्राम है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट है तो मतलब 2-4 किलो का होगा। यह हवा से हवा में तथा हवा से जमीन पर मिसाइल दागने में सक्षम है। इसमें एंटीशिप मिसाइल लगाए जा सकते हैं, एंटीशिप बम और रॉकेट भी आप लगा सकते हैं। इसमें गाइडेड लेजर बम भी लगाने की तकनीकी विकसित की जा सकती है। इसमें आधुनिक जो रडार है, मिसाइल जैमर है, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। वर्ष 2018 में तेजस में हवा में उड़ान भरने के दौरान ही इसमें ईंधन भरा जा चुका है, अर्थात एक ऐसा विमान बन गया है जिसमें आप जो है कि हवा में ही फ्यूल भर सकते हो, जिससे वह अपने जो है भी टारगेट है या जो अपनी वह सेवाएं दे रहा है उसको चालू रख सके। इस विमान को उड़ने के लिए आधे किलोमीटर से भी कम जगह की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात छोटा रनवे भी इसके लिए क्या है, परफेक्ट है। यह सतह के करीब भी उड़ान भर सकता है और सतह से 50,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है। भारत की पहचान अभी तक आपको पता है एक डिफेंस के आयातक के रूप में, लेकिन भारत ने अब क्या किया है, अपनी इस पॉलिसी को बदल दिया है। आपको कुछ समय पहले ही मैंने बताया था कि ब्रह्मोस मिसाइलों को बेचने के लिए कई देशों से भारत की बातचीत हो रही है और बहुत जल्दी हो सकता है फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, कुवैत के साथ जो है कि भारत जो है कि डिफेंस का ये डील कर ले और ब्रह्मोस को बेच। ठीक इसी तरह से कई प्रकार के और डिफेंस के इक्विपमेंट हम बेच रहे हैं, लेकिन बड़े इक्विपमेंट नहीं बेच रहे। लेकिन भारत ने अब क्या किया, एक मजबूत कदम उठाते हुए अमेरिकी नेवी को कहा है कि आप हमसे LCA तेजस को खरीद सकते हो। दरअसल अमेरिका क्यों खरीदेगा, तो अमेरिका ने अभी कुछ समय पहले एक वैश्विक डिमांड यह जाहिर की थी कि वह अपनी नेवी के लिए कुछ ट्रेनी फाइटर जेट की आवश्यकता उसको है, अर्थात जो नेवी के पायलट हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए वह क्या करता है कि जो प्रशिक्षण देने के लिए जो ट्रेनी फाइटर जेट होते हैं उसकी आवश्यकता है। दरअसल है क्या कि अभी अमेरिका क्या करता है, बोइंग T-45 गोसाव नामक एक जो है कि फाइटर जेट का प्रयोग करता है, लेकिन अमेरिका की इच्छा ये है कि अमेरिका को अब कोई लीड इन फाइटर ट्रेनर जेट का जो है कि मिले और उसके माध्यम से, अर्थात लिफ्ट का मतलब क्या है, लीड इन फाइटर ट्रेनर, यह जो एक फाइटर प्लेन हो जो कि ट्रेनिंग के लिए ही स्पेशली डिजाइन किया गया हो, इसको खरीद कर क्या करना चाहता है, जो उसका T-45 एक प्रशिक्षण विमान है बोइंग का, उसको रिप्लेस करना चाहता है। और इसी के कारण उसने कहा है कि हमें जो है कि ट्रेनी फाइटर जेट की आवश्यकता है। तो भारत की तरफ से कहा गया है कि जो हमारा LCA तेजस है वो आपकी सभी आवश्यकताओं के लिए परफेक्ट है, आप इसको खरीद सकते हो। हालांकि अभी अमेरिका में इसके लिए प्रतियोगिता कराई जाएगी और भारत यहां पर क्या करेगा, तेजस को प्रदर्शित करेगा। और यह जो पूरा
जो है कि प्रतियोगिता होगी आसान बिल्कुल रखने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें कई कंपनियां भारत का जो है कि हिस्सा लेंगी और साथ ही साथ भारत की नहीं, विश्व की कई कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी। इसमें खुद बोइंग भी शामिल होगी, लॉकहीड मार्टिन होगा, लिनार्डो होगा, दसाल्ट एविएशन होगा और विश्व की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं रूस को छोड़कर, इवन हो सकता है चाइना को छोड़कर, वह इसमें हिस्सा लें। लेकिन भारत अगर ऐसा कर लेता है तो काफ़ी अच्छा होगा। और भारत ने कहा है कि वह अपने तेजस को क्या करेगा, लिफ्ट के रूप में अर्थात लीड इन फाइटर ट्रेनर के रूप में भी विकसित करके अमेरिका को देगा। और भारत ने कहा है कि चूंकि यह तेजस का जो कॉकपिट है या हम तेजस के कॉकपिट को जो लिफ्ट के रूप में हम कन्वर्ट करके देंगे, उसकी खासियत यह होगी कि इसमें जो ट्रेनिंग के लिए पायलट बैठेंगे उनके पास यह विकल्प होगा कि वह किस प्रकार के फाइटर जेट को उड़ाना चाहते हैं। बैठेंगे वो तेजस में, लेकिन वह चाहते हैं कि हमें बोइंग की सुविधा मिले या उसकी फैसिलिटी मिले, उसके जैसा कॉकपिट मिले, वह उनको मिल जाएगा। उनको रफाल का चाहिए वह मिल जाएगा, मिराज 200 का चाहिए या 2K का चाहिए वो भी उनको मिल जाएगा। अर्थात इसमें ऐसा सिस्टम लगाया जाएगा कि जिस प्रकार का एनवायरमेंट पायलट को चाहिए वो मिल सकता है। समझिए कितना आधुनिक बनाया गया है इसको। अभी पहले स्तर का चूंकि पहले परीक्षण होगा, उसके बाद दूसरे चरण के लिए क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटर वर्जन का निर्माण किया जाएगा। भारत इससे पहले इसे बहरीन एयर शो में प्रस्तुत कर चुका है। मिस्र और श्रीलंका इसको खरीदने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन भारत ने कहा है कि हम अब यहीं तक नहीं रुकेंगे। भारत को अगर जो है कि अपने डिफेंस इंडस्ट्री का विकास करना है या अपने डिफेंस सेक्टर को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसके हथियारों को, उसके फाइटर जेट को ऐसा देश खरीदे जो दुनिया को बेचता है। और अमेरिका क्या है, इसमें सबसे आगे आता है। इसीलिए अमेरिका को भारत ने कहा है कि आप हमारा यह जो तेजस है, इसकी जो विशेषताएं हैं इसको आप यूज करके देखो। आने वाले समय में अगर भारत का यह प्रपोजल या अमेरिकी नेवी इसको खरीद लेती है तो यह मान लीजिए जैसे इसरो ने क्या किया था, एक नई जो है कि मुकाम हासिल कर लिया था, ठीक हमारे डिफेंस सेक्टर में जो HAL है अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये भी ऐसा करेगा। और आने वाले समय में जो भारत का डिफेंस सेक्टर वो तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि हम ब्रह्मोस दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइलों को बना रहे हैं, तेजस को बना रहे हैं। तो आने वाले समय में हम क्या करेंगे, चाहे हम भले ही बाहर से खरीदें, लेकिन हमारा घरेलू जो डिफेंस का इंडस्ट्री है वो भी काफी तेजी से विकसित होगा। और इसी सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने कहा। तीसरा जो इसके साथ महत्वपूर्ण फैक्टर है वह यह है कि आपको पता है कि जो लैटिन अमेरिका का क्षेत्र है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का क्षेत्र है या जो साउथ ईस्ट एशिया का क्षेत्र है, यहाँ के जो देश हैं यह भी ये चाहते हैं कि यह विमान खरीदें। और विमान जब खरीदने का बात आती है तो इनके पास जो नाम है वो बड़े बड़े नाम है और उनकी जो रकम है काफ़ी हैवी होती है। लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, आपको उन विमान को खरीदने की जरूरत नहीं है, हम जो ये LCA तेजस है यह दे सकते हैं। लेकिन LCA तेजस पर उनका भरोसा कैसे होगा जब कोई बड़ा देश खरीदे। तो आने वाले में बहुत संभावना है कि अमेरिका इसको खरीद ले और हम क्या करें, LCA तेजस को अमेरिका को दें और उसके बाद हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट है वो तेजी से बढ़े। आई होप आप पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।